नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 24 घंटा पूरे दिन में देश की जनता के सामने सिर्फ झूठ परोसते रहते हैं क्या? ये थोड़ा सा आपको विचार करना है। क्या वो जो कहते हैं उसके विपरीत में सारी कामें करते हैं या उसके पक्ष में काम करते हैं? आपको विचार करना है। मैं कुछ बातें आपको रखूंगा, उससे पहले एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा जो गांव घरों में बहुत प्रचलित रहती है। कहानियां मेरे गांव के एक बुजुर्ग ने कहानी सुनाई थी, मुझे आज तक याद है कि एक प्रवचनकर्ता महोदय किसी गांव में रहते थे और उनकी ख्याति इतनी प्रसिद्ध थी कि पूरे इलाके में यह शोर था कि अमुक आदमी जो प्रवचन करते हैं उनसे बेहतरीन प्रवचनकर्ता पूरे दुनिया में नहीं है। क्या गजब का प्रवचन करते हैं, लोग मंत्र मुग्ध होकर सारी बातों को सुनते हैं। ये बातें पहुंचते पहुंचते एक दिन उनकी घर पहुंची। उनकी पत्नी के पास लोगों ने आके कहना शुरू किया कि आपके जो पति है वो इतना बेहतरीन बातें रखते हैं, इतना बेहतरीन लोगों के सामने धर्म पर उपदेश देते हैं, नैतिकता पर उपदेश देते हैं कि लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। तो उनके पत्नी ने एक दिन क्या किया कि जैसे ही उन्होंने तैयार होकर खाना परोसा, खाना खिलाया और खिलाने के बाद जैसे ही प्रवचनकर्ता महोदय गांव के किसी बगल के गांव में प्रवचन देने के लिए गए, वो भी वहां गई और जाके सभा में बैठ के उन्होंने उनका प्रवचन सुना। प्रवचन सुनते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पति तो साक्षात देवतुल्य है, कितना अच्छा प्रवचन देते हैं। लेकिन उस प्रवचन में उन्होंने एक बात कह दी कि मनुष्य को निरामिष होना चाहिए, किसी भी प्रकार के जीवों का भक्षण नहीं करना चाहिए, मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। अब वो प्रवचनकर्ता की पत्नी प्रवचन खत्म होने से पहले घर पहुंच गई। शाम को जब प्रवचनकर्ता घर पे पहुंचे तो उनके हाथ में एक मछली का थैला था। मछली से भरा हुआ बाजार से एक थैला लेके आए थे। तो पत्नी ने कहा कि मैं तो आज संजोग से आपकी प्रवचन सुनने गई थी और मैंने सुना कि आपने कहा कि आदमी को निरामिष होना चाहिए, उसको मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, जीव पर दया करना चाहिए और नहीं खाना चाहिए मछली या मीट, और आप तो मछली लेकर चले आए। तो प्रवचनकर्ता ने बड़े मुस्कुराहट के साथ अपने पत्नी को समझाया कि देखो, ये प्रवचन जो होता है ना दूसरे के लिए होता है, ये प्रवचन कभी अपने लिए नहीं होता है। जो प्रवचन हम देते हैं समाज में वो दूसरों के लिए देते हैं, अपने लिए देते हैं। अब इस कहानी को मैं मोदी जी के साथ लिंक करता हूं क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10-12 सालों में जो बातें कही है उसके विपरीत में वो काम करते हैं, चाहे कोई भी बात हो। आप इसको जरा सोचिएगा, बड़े बारीकी के साथ सोचिएगा। वो सबसे पहले परिवारवाद पे चोट करते हैं। मैं शुरुआत यहां से करूंगा। परिवारवाद पे चोट करते हैं कि ये परिवारवादी देश के नेता, देश को गर्क में ले जाने वाले नेता देश को लूट रहे हैं, तो उन परिवारवादियों पर चोट करने के लिए मोदी के साथ खड़ा हुई। लेकिन जब बिहार के पहले फेज के चुनाव में जाते हैं और 4 लोकसभा सीटों में चुनाव होती है तो वहां पर बड़े सफाई के साथ नाम लेते हैं कि रामविलास पासवान जी को यह वोट जाएगा यदि आप उनके दामाद को वोट देंगे। मतलब सोचिए, रामविलास पासवान जी आज नहीं है, चिराग पासवान जी उनके पुत्र जो है वो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बहनोई भारती जी जमुई से सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां परिवारवाद पे मोदी जी की आंखें नहीं खुलती है। जब वहां से नवादा में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे सीपी ठाकुर के बेटा वहां से चुनाव लड़ते हैं। उस ठाकुर साहब के पर परिवारवाद लागू नहीं होता है क्योंकि वह वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब वो औरंगाबाद में जाते हैं तो वहां सुशील सिंह जिनके पिताजी भी पहले सांसद थे, उनके परिवारवाद पर कुछ नहीं बोलते हैं। और जब गया में जाते हैं तो जीतन राम मांझी, उनके बेटा जो है मंत्री है संतोष मांझी जी, आप सोचिए वहां परिवारवाद पे नहीं बोलते हैं। और वह छोड़ दीजिए, बिहार के खास करके बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से उनके गठबंधन ने लगभग 18 परिवारवादियों को टिकट दिया है। 18 सीटों पर 40 में से 18 परिवारवादियों को टिकट दिया है। देश का छोड़ दीजिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे वो राजभर की पार्टी हो वो भी परिवारवादी है, चाहे उनकी पटेल जी की पार्टी हो वो भी परिवारवादी पार्टी है,
संजय निषाद जी की पार्टी हो, वो भी परिवारवादी है। छोड़िए दूसरे चीजों की, बीजेपी में जो परिवारवादी लोग हैं, राजनाथ सिंह का बेटा कौन है, पंकजा मुंडे कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, पीयूष गोयल कौन है, मैं नाम गिनाऊं तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो परिवारवाद पर सिर्फ प्रवचन देते हैं और परिवारवादियों को चुनाव लड़ाते हैं। दूसरी बात मैं रख रहा था कि वो कहते हैं कि मेरी गारंटी है कि मैं पूरे देश में भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा। और सोचिए कि जिस चीज पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन तमाम लोगों को इन्होंने अपने पार्टी में शामिल कराया। वो किसी भी पार्टी के नेता हो सकते हैं, वो कांग्रेस के भी है, शिवसेना के भी है, टीएमसी की भी है, एसपी के भी है, बीएसपी के भी है। देश की तमाम पार्टियां जिसके अंदर भ्रष्टाचार का आरोप लगा जिन नेताओं के ऊपर, उन सबको एक एक करके चुन के, चाहे वो आदर्श घोटाला वाले अशोक चौहान हो, चाहे जल घोटाला वाले हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे नारदा सर्रा घोटाले वाले आपके शुभेंदु अधिकारी हो, तपस राय हो, बहुत सारे ऐसे नेता है, चाहे मुकुल राय हो, चाहे आप जल घोटाले में ही अजीत पवार का नाम ले लीजिए, एयर इंडिया के घोटाले में, मतलब उड्डयन घोटाला जो हुआ था उसमें प्रफुल्ल पटेल का नाम बहुत बारीकी से 2014-13 में उछाला गया था भ्रष्टाचार के रूप में। प्रफुल्ल पटेल भी आ गए उनके पार्टी में और सब दाग सबके धुल गए। आप देख लीजिए, अभी ताजा उदाहरण जो है नवीन जिंदल जी को लिया गया, जिन पे कोल आवंटन के रूप में 2G घोटाला और कोल घोटाला जो 2014 में उजागर हुआ था, उसके सबसे प्रमुख जो नेता थे वो नवीन जिंदल जी थे। उनको पार्टी ने ले लिया और चुनाव भी लड़ा दिया। जनार्दन रेड्डी जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, पूरा उनको पार्टी में ले लिया गया। मतलब भ्रष्टाचारियों से उनको परहेज नहीं है। और छोड़िए, अभी जो चुनाव में चुनावी बॉन्ड के रूप में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो डाटा निकल के आया है, वो तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला डाटा है। एक तरफ कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, उन्हीं का भाषण है कि 3 लाख फर्जी कंपनियों को हमने बंद करा दिया, और आज अरबों में, करोड़ों में नहीं, अरबों में वो फर्जी कंपनियां कुछ जो है आज के रेट में उनको चंदा देती है। और चंदा कैसे देती है? कोई भी देश में जब संस्था चलता है, प्राइवेट हो, तो सरकार को उसको टैक्स पे करना पड़ता है, और टैक्स जो होता है जनता के मूलभूत सुविधाओं पे उसको खर्च किया जाता है, उस टैक्स के पैसे का। चाहे अस्पताल बनवाना हो, चाहे स्कूल कॉलेज बनवाना हो, चाहे रोड बनवाना हो, चाहे और भी तमाम तरीके की सुविधाएं जो जनता की जरूरतों की हैं, उसको दिया जाता है। लेकिन इन्होंने उस टैक्स चोरी करने वाले कंपनियों को छूट दी और उनसे चंदा उगाही किया। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था, गुजरात में एक रिपोर्ट आया हुआ है कि उस रिपोर्ट में एक दलित परिवार, 6 लोगों का परिवार है, और उन्होंने 10 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को दिया। किसान परिवार ने अपनी जमीन बचाने के लिए, फिर भी उस जमीन को अडानी को इन्होंने दे दिया, और वो आज परिवार जो है रोड पर आ गया है। मतलब किसान को भी लूट रहे हैं, वो भी दलित किसान को लूट रहे हैं। मोदी जी और उपदेश देते हैं कि इस देश के अंदर मेरे जीते जी एक महिलाओं को सम्मान मिलेगा। लेकिन आप सोचिए, उनके पार्टी के लोग जब जम्मू कश्मीर में किसी महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं, तो उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के लोग कैंडल मार्च करते हैं। आशुतोष सेंगर जी का नाम आपको याद होगा। जो सेंगर जी आपके यूपी के विधायक हुआ करते थे, आपको याद होगा। और उनको अब सजा हुई है, लेकिन तब उनके समर्थन में सब लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे। छोड़िए, बहुत सारी बातें हैं, मैं अभी तत्काल में बात करूंगा कि मणिपुर, आपको याद होगा, मणिपुर के अंदर जब महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, वो भी वो महिला जो एक पूर्व सैनिक जो कारगिल के युद्ध में लड़ने जाता है और देश को विजय दिला देता है, लेकिन अपनी पत्नी का रक्षा नहीं कर पाता है, जब उसको निर्वस्त्र घुमाया जाता है, तो मोदी जी उस मणिपुर में जाते भी नहीं है, और उनके सरकार और उनके विधायक और उनके मुख्यमंत्री सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये कैसा महिलाओं का सम्मान है? ये सोचना आप ही को है। महिलाएं तो महिलाएं हैं ना। आज नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है, हम सब लोग शक्ति का उपासन करते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, अनेकों रूप है, मां का अनेक रूप है जिसका पूजा किया जाता है। हम सब मानते हैं कि हर एक महिलाओं के अंदर वो गुण होता है।
और उसी महिलाओं के साथ जब दुराचार होता है तो मोदी जी के जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, और उस बोलते भी हैं तो सेलेक्टिव बोलते हैं, किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए बोलते हैं, किसी जात किसी क्षेत्र विशेष को टारगेट करने के लिए बोलते हैं। तो जो जो बातें मोदी जी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं वो उनके दोहरे चरित्र को दिखाता है, दोहरे चरित्र को। जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं झूठ बोलते हैं तो जोर जोर से। जैसे हम लोग बचपन में सुना करते थे, गांव में बहुत सारे बुजुर्ग कहते थे कि झूठ बात को इतना जोर से बोलो कि लोग उसको सच मानने लगे। आज इन्होंने पूरे देश के मीडिया को अपने अंदर समाहित कर लिया है, क्योंकि या तो अडानी का ग्रुप उस पर हावी है, नहीं तो अंबानी का ग्रुप हावी है, नहीं तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के बहुत सारे सांसद हरियाणा के हैं जिन्होंने अपना चैनल चलाया और वो दिन भर बीजेपी का प्रचार करते हैं। तो आज जनता को सत्य से वाकिफ कराया ही नहीं जा रहा मीडिया के द्वारा। जो चौथा स्तंभ है वो बिल्कुल बिक चुका है, और बाकी 3 जो स्तंभ थे उसमें भी न्यायपालिका थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, लेकिन उसमें भी प्रेशर है और बहुत सारे फैसले जज लोग उनके हिसाब से लेते हैं, क्योंकि अब तो प्रमाण मिल रहा है कि जज भी रिटायरमेंट के बाद चाहे बीआरएस लेके भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगता है और चुनाव लड़ता है। मोदी जी अपने सुविधा अनुसार कहीं धर्म की बात कर देते हैं, कहीं जाति की बात कर देते हैं, कहीं क्षेत्र की बात कर देते हैं, कहीं भ्रष्टाचार की बात कर देते हैं, लेकिन वह उनके जीवन चरित्र में और उनके गतिविधियों में कहीं झलकता नहीं कि वो जो बातों को कहते हैं उनकी पार्टी मान रही हो। उनकी पार्टी आज के डेट में भ्रष्टाचारियों से भरी हुई है, रिश्वतखोरी करने वाले नेताओं से भरी हुई है, करप्ट लोगों से भरी हुई है, दुराचारियों से भरी हुई है, जो दूसरे का हत्या किए हुए, बलात्कार किए हुए ऐसे नेताओं को उन्होंने टिकट दिया, बड़े बड़े धन्ना सेठों को दिया और सेलिब्रिटियों को दिया। कुछ तो सेलिब्रिटी ऐसे भी है जो कहते हैं कि जब मोदी जी आए तभी देश आजाद हुआ। कुछ को यही नहीं पता है कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, वैसे सेलिब्रिटी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो देश में हर वक्त नफरत की बयार चलाने की कोशिश मोदी जी करते हैं। कल मैं उनका एक भाषण सुन रहा था। कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन की जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस, उसने एक अपना मैनिफेस्टो उसने जारी किया है। उस मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने महिलाओं के लिए यह बतलाया है कि प्रत्येक परिवार के एक महिला को साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा सम्मान राशि के रूप में। बहुत सारे उसमें कहीं जाति की बात नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं है। लेकिन मोदी जी कल कहना शुरू कर दिए, जब उनको लगा कि देश में कहीं से भी बवाल नहीं हो रहा है, कि ये जो है उस समय जब देश की आजादी के समय मुस्लिम लीग ने जिस तरीके से मैनिफेस्टो बनाया था उस तरीके से मैनिफेस्टो बनाया है। मैं तो यही नहीं समझ पाया कि उसमें न किसी जात का नाम लिया है, न किसी धर्म का नाम लिया है, न किसी क्षेत्र का नाम लिया है। अरे मोदी जी, आपने तो 2 करोड़ युवाओं को हर एक साल रोजगार देने की बात की थी, और आपने सबको अग्निवीर बना दिया। आपने देश के साथ खिलवाड़ कर दिया। लद्दाख के अंदर वांचू जी अनशन करते हैं और कोई पूछने नहीं जाता है, और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाता नहीं है। कई 1,000 गांवों का नाम अरुणाचल प्रदेश में चाइना बदल देता है और हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। और आप अडानी जी के कहने के कारण बांग्लादेश को 17,000 एकड़ जमीन भी दे देते हो, और उसके बदले में उनके फायदे के लिए आप गोडा में एक बिजली का उद्योग लगवा देते हो बनाने का, जहां का पोल्यूशन भारत के लोगों के लिए परेशानी खड़ा करेगा। तो इसका मतलब है कि मोदी जी जो कहते हैं उसके अनुरूप काम नहीं करते, और दिन भर 24 घंटा झूठ बोलते हैं, और जो कहते हैं जोर से कहते हैं, और जो कहते हैं कि नहीं करना है, दूसरे को नहीं करने देगा, वो स्वयं करते हैं। इसका प्रमाण मिलता है। चुनावी चंदे का अगर यदि भंडा नहीं फूटा होता तो शायद इस बहुत सारा तथ्य सामने नहीं आता। बात चंद अरबों की नहीं है कि कितने अरब रुपया आपने दूसरों से लेकर 5G का नियम बदल दिया, आपने कोयला आवंटन कर दिया, कंपनियों को छूट दे दी। ये बात इतने तक का नहीं है। ये तो जो पकड़ में आ गई वो बात है। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो सकती है कि आपने कौन कौन से लोगों को प्रॉफिट पहुंचाया और कितने। ये तो सीबीआई और ईडी पता नहीं सिर्फ विपक्षियों के लिए काम क्यों करती है, देश की संस्था है। कभी बीजेपी के सरकार पे भी जांच करनी चाहिए। और भगवान ने चाहा, यदि आप लोग इस बात से आपको लगता है, अभी कुछ साथियों से मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन,
मैं पूछना चाहता हूं कि जब किसी घर में आग लगी हो तो पहले घर से निकलना जरूरी है कि इंतजार करना है कि यहां नहीं तो कहां रहेंगे? आप किसी गाड़ी में सवारी कर रहे हैं, किसी रेल बोगी में सवारी कर रहे हैं और बोगी में आग लग जाए तो क्या करेंगे आप इंतजार करिएगा दूसरा ट्रेन आएगा तब मैं उस दूसरे ट्रेन में जाऊंगा, या आप उससे निकलने की कोशिश करिएगा? तो पहले तो देश को जरूरी है कि इस व्यवस्था से पहले बाहर निकले, किसी को चुने, किसी दूसरे को चुने, गलत को हराए। तो इस देश में क्योंकि ये लोकतंत्र है यार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की। कई एक वर्षों के आजादी की लड़ाई में कितने शहीद हमारे हुए, फांसी पे चढ़े, सीने पर गोली खाए, अनेक प्रताड़ना सहन करने के बाद देशभक्तों ने इस देश को आजादी दिलाई। और आज उस आजादी के ऊपर कहीं ना कहीं निरंकुशता हावी होता जा रहा है। आज अधिकारी, आज चुनाव आयुक्त भी निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं कराता है, वो सेलेक्टिव लोगों के ऊपर कार्रवाई करता है। वो आज सरकार केंद्र में बैठी है, जहां विपक्ष की सरकार है उसको चलने नहीं देती है और कहती है कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, और दूसरे पार्टी के लगभग 50% दूसरे पार्टी के नेताओं को लेकर अपने पार्टी में भर देती है। तो न नैतिकता बची है, न धर्म की आजादी बची है। देश को बचाने के लिए हमें लगता है कि मोदी जी के झूठ से उबरने के लिए हम सबको एकत्र होकर इस पे वार करना चाहिए, हम सबको लड़ना चाहिए, क्योंकि देश रहेगा तभी आज मैं बोल पा रहा हूं और कल आप भी बोल पाएंगे। ऐसा ना हो जाए कि देखते देखते बहुत देर हो जाए और एक ऐसा भारत का निर्माण हो जाए जहां आपका बच्चा जब घर से निकले तो उसके हाथ में कटार हो, तलवार हो, बंदूक हो, एक दूसरे के खून के प्यासे हो, वो शिक्षा की बात ना करता हो, वो आपसी भाईचारे की बात ना करता हो, वो नफरत फैलाने की बात करता हो रोजगार पर बात ना करता हो, वो मुकदर्शक होके धर्म की रक्षा के नाम पर हो सकता है कि वो देश को बांटने का काम करता हो। अशांति किसी के लिए अच्छी नहीं होती है, शांति से ही किसी का विकास होता है। जिस परिवार में शिक्षा आ जाती है, जो परिवार संपन्न तभी बन पाता है वो परिवार जब उसके परिवार के अंदर सब लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, टेक्निकल रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से। जब वो स्ट्रांग होते हैं तभी समाज का निर्माण करते हैं और परिवार का निर्माण करते हैं और आगे तरक्की करते हैं। देश को आज विकसित बनाने की कल्पना हो रही है। सबसे पहले मुझे याद है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भारत को हम लोग 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसके बाद मोदी जी ने भी कहना शुरू कर दिया कि 2047 तक हम लोग भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। लेकिन कैसे? आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? किस तरह से भारत को बनाएंगे? क्या लोगों को अनपढ़ बना के भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे? क्या लोगों को मजदूर बना के आप यहाँ पे विकसित राष्ट्र बनाएंगे? आपने कभी सोचा है कि उन किसानों की दुर्दशा, जिस तरीके से बिहार के लोगों ने खेती करना बंद कर दिया, यूपी और पंजाब के लोग भी, हरियाणा के लोग भी धीरे धीरे खेती करना बंद कर देंगे। जब खेती करना बंद कर देंगे और किसान जब दुखी हो जाएगा तो क्या इस तरीके से देश को विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा? हर कोई अगर व्यवसाय करेगा तो अन्य कौन उत्पादन करेगा? अगर हर कोई, तो इसलिए जो भी वर्ग, जिस भी समाज के जो भी सिस्टम में लोग हैं, उन सबको मजबूत करना पड़ेगा। आप व्यवसायियों को दुखी करके देश को विकसित नहीं बना सकते। आप युवाओं को दुखी करके देश को विकसित नहीं बना सकते। आप महिलाओं को दुखी करके देश को विकसित नहीं बना सकते। आप किसानों को दुखी करके देश को विकसित नहीं बना सकते। चंद मीडिया में बैठे लोग और चंद अफसरशाही और चंद नेता इस देश को नहीं चला सकते। ये 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश है और उनकी आजादी मिलनी चाहिए और उन पर बात होनी चाहिए। मीडिया को भी निष्पक्ष होना पड़ेगा। अगर मीडिया नहीं निष्पक्ष हो रही है तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम अपने बातों को 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोगों से जरूर पहुंचाएं और बेबाकी से अपने बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।